आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी सेंटर में। मैं रोहित कुमार और आज मैं क्लास 10th के फिजिक्स में दर्पण के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ चुके थे कि दर्पण के चलिए देखते हैं आप। तो दर्पण मेन कितने होता है? दो। कौन कौन? एक हम लोग होता है समतल दर्पण और एक होता है गोली दर्पण। ये परवलयिक दर्पण हम लोग को कोई खास नहीं है। ठीक है, ये हम लोग इन दोनों के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण किसको कहते हैं? हमने लिखा है समतल दर्पण के बारे में कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो। यानी परावर्तक सतह मतलब क्या चाहिए कि जिससे प्रकाश परावर्तित हो सके। ठीक है, उसको बोलते हैं परावर्तक सतह कहते हैं। यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, तो उसको क्या बोलते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। आप देख सकते हैं ये डायग्राम में बना दिया समतल दर्पण के बारे में। आप देख सकते हैं कि इसका जो परावर्तक सतह है ये क्या है? समतल है। ठीक है, यानी बराबर है। अच्छा, ये समतल दर्पण हो गया। लेकिन समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है इसकी कुछ विशेषताएं होती है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? ठीक है, तो हमने लिखा है समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो हमने क्या लिखा है कि जो विशेषता होती है इसकी ना बहुत होती है, निम्न होती है। ठीक है, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्न होती है। कौन कौन होती है? तो देखिए, पहला विशेषता हम लोग का ये है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। याद रखिएगा लोग, क्वेश्चन दिया था आपको ऑब्जेक्टिव में कि किस दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो हम क्या कहेंगे कि प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण के पीछे किससे बनता है? समतल दर्पण में बनता है। ठीक है, तो पहला लोग विशेषता यही हुआ, खासियत इसका हुआ इसमें जो प्रतिबिंब बनता है क्या बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। दूसरी इसकी विशेषता है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो कैसा बनेगा? वस्तु के आकार के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है कि वस्तु जितना बड़ा रहेगा प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा। यदि वस्तु छोटा रहेगा तो उसका प्रतिबिंब क्या कैसा बनेगा? छोटा ही बनेगा। यानी वही लिखा हुआ है हमने कि इसकी दूसरा नंबर विशेषता है, खासियत इसका है कि प्रतिबिंब का जो आकार होता है वस्तु के आकार क्या होता है? इसमें बराबर होती है। ठीक है, नंबर तीन नंबर में क्या करा है? इसमें जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनेगा? वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है? सीधा बनता है। याद रखिएगा लोग कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं कैसा बनते हैं? सीधा बनते हैं। और 4 नंबर में हमने लिखा है कि प्रतिबिंब जो होता है पार्श्विक रूप से कैसा होता है? उल्टा होता है। यानी इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा ना कैसा बनेगा? पार्श्विक रूप से कैसा बनता है? इसमें उल्टा होता है। ठीक है, और नंबर 5 की विशेषता क्या है कि प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होती है। कैसा होता है प्रतिबिंब? इसमें आभासी। यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी जब आभासी प्रतिबिंब, हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़े हैं कि प्रतिबिंब दो होते हैं। कौन कौन? एक आपका होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आपका आभासी प्रतिबिंब। यानी वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है उसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते थे, हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में। लेकिन आभासी प्रतिबिंब क्या कर सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा कि जब समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनेगा इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये आपका समतल दर्पण के बारे में हो गया। ठीक है, तो यही है समतल दर्पण कि जिसकी परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, तो उसको क्या बोलते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। और इसकी विशेषता है, इस विशेषता को आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा और एक एक करके इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आती रहती है। चलिए, ये हम लोग का समतल दर्पण हो गया। अब बात करते हैं गोली दर्पण के बारे में कि गोली दर्पण किसको कहते हैं। तो गोली दर्पण के बारे में हमने लिखा है कि गोली दर्पण किसी परावर्तक गोले के एक भाग होती है। गोली दर्पण क्या होती है? किसी परावर्तक गोले के एक भाग होती है। ठीक है, और ये गोली दर्पण होते हैं दो प्रकार के। कितने होते हैं गोली दर्पण? दो प्रकार के। कौन कौन? एक आपका होता है अवतल दर्पण और एक होता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखवा दिए हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो हम लोग पहले नंबर चर्चा करते हैं, उसके बाद उत्तल दर्पण देखेंगे। पहला नंबर हमें अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण किसको कहेंगे? तो हमने लिखा है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? केंद्र की तरफ हो। यानी जिधर से प्रकाश परावर्तन के बाद टकराने के बाद किधर से गुजरे? केंद्र की तरफ से गुजरे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं परावर्तक सतह कहते हैं। यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? केंद्र की ओर हो। देखिए ये केंद्र हम लोग का ये है, जिस दर्पण है एक दर्पण हम लोग बना लिया है। कौन सा दर्पण? ये अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में जो प्रकाश के परावर्तन किधर होगा? केंद्र की ओर होगा। ठीक है, तो वैसा दर्पण जिसके परावर्तक सतह क्या हो? केंद्र की ओर हो, उसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, आप इस फिगर से देख सकते हैं कि इधर से प्रकाश किरण आएगी, ये परावर्तक भाग। ठीक है, इधर इधर ही निकल गई। ठीक है, जिसके परावर्तक सतह क्या हो? केंद्र की ओर हो, उसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ये इसी से गुजरेगी। ठीक है, चलिए ये अवतल दर्पण हम लोग हो गया। उसके बाद अवतल दर्पण में भी और कुछ है। क्या है अवतल दर्पण में? तो देखिए अवतल दर्पण है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग बहुत चीजों जगह होती है ना, बहुत सारे चीजों में करते हैं। जैसे में अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग, जैसे यहाँ पर साइड में लिखवा रहे हैं अवतल दर्पण के बारे में
किसका हम लोग पहला उपयोग करते हैं? हजामती के रूप में, हजामती, हजामती के रूप में, हजामती के रूप में, ठीक है, इसका उपयोग करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का उपयोग। दूसरा नंबर उपयोग इसका कहाँ करते हैं? इसका उपयोग करते हैं सौर कुकर एवं सौर भट्टियों में, याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा नंबर कहाँ करते हैं इसका उपयोग? इसका उपयोग करते हैं हम लोग टॉर्च, क्या करते हैं? टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट के रूप में, ठीक है। इस सबका उपयोग करता है। किसका? अवतल दर्पण का। तो अपने एग्जाम में क्वेश्चन आती है कि बताइए अवतल दर्पण के कुछ उपयोग लिखिए, यानी अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए, 3 उपयोग लिखिए, 5 उपयोग लिखिए। तो इसी तरह से लिखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तब कहेंगे हजामत के रूप में, यानी अब जाइएगा कभी भी सैलून में बाल बनवाने के लिए या दाढ़ी वगैरह बनवाने के लिए, तो हमारे जो क्या बोलते हैं, चेहरे के सामने जो दर्पण लगाता है, जो मिरर लगाता है ना, वो कौन सा होती है? अवतल दर्पण होती है, ठीक है। तो हमने लिखा है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो हम कहेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग पहला करते हैं हजामती के रूप में, यानी हजामत बनाने के रूप में। दूसरा कहाँ करते हैं? तो सौर कुकर एवं सौर भट्टियों में करते हैं, ठीक है। सौर कुकर यानी क्या चीज कि इसमें यदि हम कोई भी व्यंजन को यदि उसको हम कुकर के अंदर पैक करके और उसको धूप में रख देंगे, ठीक ना, धूप वाले दिनों में रख देंगे ना, तो हम लोग क्या इसमें भोजन पक जाएगी, ठीक ना। तो वही सौर कुकर होती है। और ये हम लोग का सौर भट्टी होती है, ठीक है। तो यानी अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? सौर कुकर में और सौर भट्टियों में करते हैं। उसके बाद कहाँ करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग? तो अभी जगह करते हैं, इस समय टॉर्च में करते हैं। आप लोग देखिएगा टॉर्च के आगे जो मिरर होता है, ठीक है, तो कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। या वाहनों के हेडलाइट पे तथा सर्च लाइट में करते हैं। और भी जगह करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं कि रोगियों के नाक, कान और गले आदि की जांच में, याद रखिएगा, जांच में यहाँ करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। तो ये हम लोग हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर 2 यानी उत्तल दर्पण के बारे में। इसको फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण के बारे में, ठीक है। तो हम लोग अवतल दर्पण के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसको कहते हैं? तो हमने लिखा है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? केंद्र की विपरीत दिशा में हो। यानी परावर्तक मतलब कि वही जहां से प्रकाश के दर्पण से प्रकाश क्या हो गया? परावर्तन हो गया, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन कहाँ हो? केंद्र से विपरीत, मतलब केंद्र के उल्टा। केंद्र हम लोग की साइड है ना, जिसका परावर्तन किधर होगा? इसके उल्टा साइड होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इधर से प्रकाश किरण आएगी, ये परिवर्तन होगी, परिवर्तन के बाद इधर निकल जाती है, ठीक है। इधर से प्रकाश किरण आएगी, परिवर्तन होगी, परिवर्तन के बाद इधर निकल नीचे निकल जाती है। यानी वैसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन क्या हो? केंद्र के विपरीत दिशा में हो, या केंद्र के विपरीत दिशा की ओर हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, उसके बाद इसका भी उपयोग होता है। जिस तरह अवतल दर्पण का उपयोग होता है, उसी तरह क्या होता है? उत्तल दर्पण का भी उपयोग होता है। इसका कहाँ का उपयोग करते हैं? इसका उपयोग हम लोग करते हैं वाहनों के साइड मिरर। साइड मिरर मतलब कि आप देखेंगे ना कि बाइक हो, कार हो, ट्रक हो, या जितने भी गाड़ी घोड़ा होते हैं, उसके पीछे देखिएगा ना कि 2 पीछे से ऐनक लगे होते हैं पीछे देखने के लिए, ठीक है। तो वही होता है कि साइड मिरर, यानी किनारे में कहते हैं मिरर लगे होते हैं। तो साइड मिरर यानी पीछे देखने के रूप में हम लोग करते हैं। किसका उपयोग? उत्तल दर्पण का उपयोग। उसके बाद दूसरा उपयोग हम कहाँ करते हैं? सड़कों में या गलियों में। अब देखिए गली या सड़कों पर लाइट लगे होते हैं, ठीक है। कौन सी लाइट कहते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट का मतलब होता ही है गली, ठीक है। यानी जो गलियों में जो लाइट लगे होते हैं, उस लाइट में कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। तब लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ? सड़कों या गलियों में स्ट्रीट लाइट के रूप में होता है। ये हम लोग उत्तल दर्पण। तो याद रखिए, क्वेश्चन आता है आपका ऑब्जेक्टिव में कि बताइए कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? हम कहेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग।
फिर दे देगा कि सड़कों पर या गलियों में किस लाइट का उपयोग होता है, तब कहेंगे स्ट्रीट लाइट का। अच्छा, स्ट्रीट लाइट में कौन सा दर्पण होता है, तब कहेंगे उत्तल दर्पण। ये हम लोग हो गए उत्तल दर्पण। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग जो पॉइंट अभी चल रहा है, क्या चल रहा है, दर्पण चल रही है, ठीक है। तो दर्पण में कुछ मुख्य पद होते हैं, जैसे हमें दर्पण का ध्रुव होता है, फोकस होता है, वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता केंद्र होता है, प्रधान अक्ष होता है, मुख्य अक्ष होता है। तो हम लोग एक एक करके सबके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला नंबर हम लोग क्या है, ध्रुव है। क्या है, ध्रुव। हमने ध्रुव के बारे में लिखा है कि ध्रुव किसको कहते हैं, दर्पण का ध्रुव किसको कहेंगे। तो हम कहेंगे कि दर्पण के मध्य बिंदु को, मध्य मतलब कि बीच वाला सेंटर है ना, बीच वाले बिंदु को, जैसे मान लीजिए हम कोई भी एक दर्पण ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने देखिए हमने एक यहाँ पे अवतल दर्पण का फोटो बना लिया है, और इसके जो बीच होगा, ठीक है, जो सेंटर होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। हमने लिखा है परिभाषा ध्रुव के बारे में कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण के क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो ध्रुव होते हैं, ध्रुव को हम लोग क्या लिखते हैं, पी से सूचित करते हैं। कोई आपसे कह रहा है, बताइए कि ध्रुव का सिंबल क्या होता है, ध्रुव को किससे लिखते हैं, तो हम कहेंगे कि ध्रुव को हम किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं वक्रता केंद्र क्या होती है, वक्रता केंद्र। ध्रुव के बाद आता है हम लोग का वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं, तब कहेंगे कि दर्पण जिस गोले का भाग होता है। हम लोग तो पिछले वीडियो में पढ़े हैं या अभी तुरंत पढ़े हम लोग कि दर्पण जो होते हैं, दर्पण मुख्यतः 3 होते हैं। ऐसे तो मेन होता है 2 एक होता है हम लोग का समतल दर्पण, एक होता है हम लोग का गोली दर्पण। तो गोली दर्पण वही होता है, गोली दर्पण का मतलब होता है ये हम लोग का, ये है गोली दर्पण, ये सबको मान लीजिए, ठीक है। एक भाग होता है क्या है, इसका जो कलई किया होता है, जो पेंट किया होता है, एक आपका ऊपर की तरफ होता है ये, और एक आपका होता है अंदर की तरफ, यही ना होता है जी गोली दर्पण में। इसको आप बीच से मिटा दीजिए तो देखिए आपका 2 दर्पण बन गया, एक हो गया आपका अवतल दर्पण, एक आपका हो गया उत्तल दर्पण। तो गोली दर्पण बनता है, तो गोली दर्पण क्या केंद्र होता है, सेंटर होता है, तभी गोल होता है। तो ये वक्रता केंद्र। तो हम कहेंगे कि दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र को किससे लिखते हैं हम लोग, सी से, याद रखिएगा। जिस तरह ध्रुव को हम लोग पी से लिखते हैं, उसी तरह वक्रता केंद्र को किससे सूचित करते हैं, सी से सूचित करते हैं। ये हम लोग हो गया क्या चीज, वक्रता केंद्र। अब बात करते हैं किसके बारे में, वक्रता त्रिज्या। चलिए अब हम लोग देखते हैं वक्रता त्रिज्या के बारे में। वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, हम लिखा है कि दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या को हम लोग किसे लिखते हैं, आर से लिखते हैं, याद रखिएगा वक्रता त्रिज्या के बारे में कि दर्पण जिस गोले का भाग होती है, जिस गोले का हिस्सा होती है, उसकी जो त्रिज्या होती है, जो रेडियस होती है, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलिए ये भी हम लोग का पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं किसके बारे में, प्रधान अक्ष के बारे में या मुख्य अक्ष, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या है, किसको कहते हैं। तो हमने लिखा है कि दर्पण के ध्रुव, ध्रुव को किस लेते हैं, पी से लेते हैं, ठीक है। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र यानी सी, ठीक है, वक्रता केंद्र क्या लिखते हैं, सी, ठीक ना। तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। अब देख सकते हैं फिगर में, ये हम लोग का ध्रुव है और ये हम लोग का है वक्रता केंद्र है। ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच ये जो सरल रेखा है, ये सरल रेखा जो मिला रही है एक दूसरे को, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। चलिए ये भी हो गया हम लोग का। अब बात करते हैं किसके बारे में, फोकस के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं जी, फोकस। फोकस किसको कहते हैं, तो फोकस के बारे में बात करेंगे। हमने लिखवा है कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, ठीक है, वही है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश किरणें, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एफ से लिखते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि हम लोग का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष हो गया, ये दर्पण के ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, सरल रेखा है, उसी क्या होता है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ये हम लोग का है प्रधान अक्ष या इसको कहिए मुख्य अक्ष। इसके समानांतर देखिए एक किरण आ रही है, ठीक है, ये किरण आ रही है और आने के बाद ये दर्पण से परिवर्तन हो रही है, ठीक है। दर्पण से परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर ये मिल रही है, ठीक है, इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं। ये हो गया। और दर्पण को फोकस से किस लिखते हैं, एफ से लिखते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे फोकस के बारे में कि फोकस किसको कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आती है कि बताइए तो फोकस कौन हो गया। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आती है कि बताइए कि अवतल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं। तो अवतल दर्पण का फोकस रहेगा तो सेम डिफिनेशन यही रहेगा, परिभाषा सेम यही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे। क्या लिखेंगे, लिख देंगे अवतल, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि अवतल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे अवतल दर्पण के फोकस के बारे में
कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश किरण है। अब यहाँ पे लिख देना अवतल, ठीक है, क्या लिखेंगे अवतल, यानी अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जिस दर्पण का नाम लेगा उसी दर्पण को क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे। तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, जिस बिंदु पर आकर मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। सेम ये हो गया। और हम लोग क्या करें, अवतल दर्पण का डायग्राम बना लेंगे। तो ये हम लोग हो गया, क्या हो गया, फोकस हो गया। एक पॉइंट हम लोग आता है और भी, जो कि हम लोग के पास स्पेस नहीं है, ठीक ना, इसी तरह बता दें आपको, फोकस दूरी होती है। एक पॉइंट तो है फोकस दूरी। फोकस दूरी किसको बोलती है, तो कहते हैं हम लोग फोकस दूरी तब कहेंगे कि दर्पण के ध्रुव, ये देखिए ये ध्रुव है, ठीक है, ये हम लोग क्या है ध्रुव, और ये क्या हम लोग का फोकस। दर्पण के ध्रुव से दर्पण के फोकस के बीच की जो दूरी होती है, ये दूरी, ठीक ना, इसके बीच की जो दूरी होती है ना, इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी होता है स्मॉल एफ से लिखते हैं, यानी छोटी एफ से। याद रखेंगे। आज का हम लोग का वीडियो इतना ही रहेगा, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे किसके बारे में, प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में, कि जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर रहेगा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो आज का हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।